15 अगस्त 2025 को लाल किले से भाषण देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएसएस को विश्व का सबसे बड़ा एनजीओ बताया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है एक प्रकार से। सिर्फ इतना ही नहीं, बढ़ चढ़कर आरएसएस का गुणगान भी किया। 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में आरएसएस कोई एनजीओ है? बीजेपी और आरएसएस में क्या संबंध है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या आरएसएस ने देश की आज़ादी की लड़ाई में कोई योगदान दिया है? तो आइए करते हैं मोदी जी के इस भाषण का ब्रेकडाउन और जानते हैं आरएसएस की पूरी सच्चाई आज के इस वीडियो में। ये बात तो किसी से नहीं छिपी है कि आरएसएस और बीजेपी एक ही विचारधारा पर काम करती है। सिर्फ यही नहीं, आरएसएस बीजेपी के लिए चुनावी स्ट्रेटेजी भी तैयार करती है। इस खबर को देखिए, इसमें साफ तौर पर यह लिखा है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान आरएसएस ने भाजपा के लिए मजबूत जमीन बनाई थी, जिसकी वजह से पार्टी को दोबारा से राज्य की सत्ता मिली। अब यही फार्मूला दिल्ली चुनाव में भी अपनाया जाएगा और हुआ भी यही। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आरएसएस ने 50,000 ड्राइंग रूम मीटिंग की थी और यही खबर महाराष्ट्र में भी देखने को मिली थी। यानी आरएसएस बीजेपी को चुनाव जितवाने की पूरी कोशिश करती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ऐसा कौन सा एनजीओ होता है जो राजनीतिक फैसले लेता है और किसी एक पार्टी को चुनाव जितवाने में मदद करता है? इस पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने भी कई सवाल उठाए हैं। कहाँ है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट? दिखाइए। एनजीओ का तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, दिखाइए कहाँ है खाते उनके, दिखाइए। जिसने पहले 25 साल मुखबिरी करते हुए गुजारे, अगले 25 साल तिरंगे और संविधान का अपमान करते हुए गुजारे, उसके अगले 25 साल मंदिर और मस्जिद को लड़ाने में बिता दिए। ऐसे एनजीओ को जितनी जल्दी हो सके बंद हो जाना चाहिए। इस देश में सिर्फ वैमनस्य और नफरत पैदा करने के अलावा इस एनजीओ, तथाकथित एनजीओ ने किया क्या है? इतिहास इनका संदिग्ध रहा है। विकिपीडिया के इस रिपोर्ट को देखिए। इसके अनुसार आरएसएस भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ आजादी के आंदोलन से अलग रहा। हालांकि इसके कई स्वयं सेवकों ने व्यक्तिगत रूप से आंदोलन में भाग लिया। सिर्फ यही नहीं, आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार ने खुद को एक सामाजिक आंदोलन के रूप में चित्रित करते हुए अपने इस संगठन को ब्रिटिश शासन से लड़ने वाले राजनीतिक संगठनों के साथ किसी भी प्रत्यक्ष संबंध रखने से भी रोका था। और जब 1940 में एमएस गोलवलकर आरएसएस के नेता बने तो उन्होंने भी आरएसएस को आज़ादी के आंदोलन से अलग रखा। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी आरएसएस शामिल नहीं हुआ और इसी तरह आरएसएस ने 1946 में अंग्रेजों के खिलाफ रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोह का न तो समर्थन किया और न ही उसमें शामिल हुआ। कुल मिलाकर आरएसएस ने आज़ादी के आंदोलन में शामिल होने का विरोध किया, इसके बजाय ब्रिटिश शासन के साथ सहयोग की नीति अपनाई। यानी आरएसएस ने आज़ादी की लड़ाई का हिस्सा बनने की जगह अंग्रेजों को अपना सीधा दुश्मन मानने से परहेज किया और उनकी सत्ता के साथ टकराव से बचा। इतना ही नहीं, आरएसएस ने शुरुआत में तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में मान्यता देने से मना कर दिया था और आजादी के बाद कई सालों तक तिरंगा भी नहीं फहराया था और आरएसएस ने संविधान को कानून के रूप में मानने से ही इनकार कर दिया था। अब आप खुद सोचिए कि मोदी जी संविधान के दम पर ही प्रधानमंत्री बने हैं और ये तिरंगा हर भारतीय की आन बान और शान है। लेकिन जिस संगठन ने संविधान और तिरंगे को मानने से ही इनकार कर दिया था, तो क्या प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी जी को ऐसे संगठन का गुणगान करना शोभा देता है? चलिए मान लिया कि 8 साल की उम्र में ही नरेंद्र मोदी आरएसएस से जुड़ गए थे और 1960 के दशक के अंत तक मोदी जी आरएसएस के स्थायी सदस्य बन चुके थे और इसी तरह उन्होंने आरएसएस में कई अहम भूमिका निभाई। लेकिन आज मोदी जी आरएसएस के सदस्य नहीं बल्कि एक देश के प्रधानमंत्री हैं और उनकी ये नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि जो संगठन संविधान और तिरंगे को सर्वोच्च न माने उसे बैन कर देना चाहिए। लेकिन इसके उलट मोदी जी आरएसएस का गुणगान कर रहे हैं और जिस समय में उन्हें देश की आजादी की लड़ाई में शहीद हुए वीर क्रांतिकारियों को याद करना चाहिए, उस समय में उन्होंने आरएसएस के स्वयं सेवकों को याद किया। आज लाल किले की प्राचीर से 100 साल की इस राष्ट्र सेवा की यात्रा में योगदान करने वाले सभी स्वयंसेवकों को आदरपूर्वक स्मरण करता हूँ। एक भारतीय होने के नाते आपसे एक सवाल है कि क्या हमें आरएसएस पर गर्व करना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताना।